Hello everyone. Today we are going to do the poem The Schoolboy. Okay. This is the poem written by William Blake. William Blake ने इसे लिखा है. The Schoolboy is a 1789 poem by William Blake and published as a part of his poetry collection entitled Songs of Experience. उन्होंने एक किताब लिखी थी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. उसमें बहुत सारी कविताएं थी, यानी कविताओं का संग्रह था वो. ओके. और वो बहुत फेमस हुई थी. उनको उनकी जो पहचान हुई, जब तक वो ज़िंदा रहे तब तक तो विलियम ब्लेक को इतनी पहचान नहीं मिली, लेकिन उनकी डेथ के बाद उनकी पहचान ज़्यादा बढ़ी. सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जब लोगों ने पढ़ी तब उन्हें लगा कि यस, विलियम ब्लेक कितने महान कवि थे. तो विलियम ब्लेक ने सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से ये कविता उनकी लिखी हुई है और उसी संग्रह में से है. और ये 1789 में ये कविता लिखी गई थी, द स्कूल बॉय. ओके. These poems are later added with Blake's Songs of Innocence to create the entire collection entitled Songs of Innocence and of Experience, showing the two contrary states of the human soul. Okay. ये जो कविता थी ये पहले तो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस नाम की किताब में थी, फिर बाद में उन्होंने क्या किया, इसका टाइटल चेंज कर दिया. तो टाइटल चेंज करके उन्होंने इन जो नई किताब दोबारा से छपी तो उसको उन कविताओं के संग्रह को उन्होंने नाम दिया सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस. और ये जो किताब है ये जो मानवीय आत्मा है उसकी दो अलग अलग अवस्थाओं को शो करती है. यानी एक ही इंसान में दो अलग अलग रूप हो सकते हैं, दो अलग अलग सोच हो सकती है. एक इंसान एक होता है लेकिन उसके दो अलग अलग एटीट्यूड बिहेवियर हो सकते हैं. ओके. तो ऐसे ही एक स्कूल के बच्चे की क्या सोच है और उसकी रियल लाइफ क्या है, तो उसकी दोहरी जिंदगी को इसमें डिस्क्राइब किया है. द स्पीकर ऑफ द पोएम इज ए स्कूल बॉय. तो इस कविता जो हम कविता भी पढ़ेंगे द स्कूल बॉय, तो उसका जो स्पीकर है, बोलने वाला है, वो कौन है, एक स्कूल का बच्चा है. हु लव टू राइज इन समर मॉर्निंग, जिसको सुबह सुबह ना गर्मियों में उठना बहुत अच्छा लगता है. व्हेन बर्ड्स आर सिंगिंग ऑन द ट्रीज, जो पेड़ों पर पक्षी गा रहे हों. बट द थिंग ही डोंट लाइक बट इज गोइंग टू स्कूल. बट द थिंग ही डजंट लाइक इज़ गोइंग टू स्कूल. लेकिन जो सबसे एक मेन चीज़ है उसकी ज़िंदगी की वो ये कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता. विच पुल्स ऑल हिज हैप्पीनेस एंड जॉय. क्योंकि स्कूल जाने से उसको ऐसे लगता है कि जैसे उसकी सारी खुशियाँ, सारा आनंद जो है वो खिंच गया है, ख़त्म हो गया है. ही इज़ टायर्ड एंड इवन पजल्ड अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ हिज टीचर. उसको ऐसे महसूस होता है कि जैसे वो अपने टीचर का जो स्ट्रिक्ट निरीक्षण है, सुपरविज़न है, उसके नीचे थोड़ा परेशान और थका हुआ अपने आप को महसूस करता है. यानी कि बच्चा जो है वो स्कूल जाके थोड़ा एग्जॉस्टेड महसूस करता है. यानी उसको खेल के मैदान में या बाकी एक्टिविटीज़ में जो मज़ा आता है, एजुकेशन में उसको उतना मज़ा नहीं आता है. इनडायरेक्टली इस कविता के ज़रिए बच्चा ये कहना चाहता है. ओके. तो पहले हमारा जो सिस्टम होता था एंशियंट ज़माने में, जो एजुकेशन सिस्टम था वो गुरुकुल सिस्टम था. ओके. तो गुरुकुल में क्या होता था कि जैसे आपने महाभारत रामायण में वगैरह में पढ़ा होगा कि कैसे जो पहले शिष्य थे यानी स्टूडेंट्स थे, डिसिपल्स थे, वो अपने गुरु के पास रहा करते थे, उनके आश्रम में वहीं शिक्षा लिया करते थे और एक बहुत ही एसेटिक जीवन जीते थे, साधुओं जैसा जीवन जीते थे. उन्हें सारे काम खुद ही करके, यानी प्रैक्टिकल लाइफ की तरह उन्हें वहाँ जीवन जीना पड़ता था. खाना बनाना, साफ़ सफाई, ईच एंड एवरीथिंग उन्हें खुद करना पड़ता था. और बेशक वो राजाओं महाराजाओं के बच्चे होते थे, उसके बावजूद भी उन्हें वैसा ही जीवन जीना होता था. ये परंपरा थी उस वक्त, गुरु शिष्य परंपरा थी ये पुराने ज़माने में. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे माहौल बदलता गया, जैसे जैसे दिन बदले, वैसे वैसे ये जो परंपरा थी वो धीरे धीरे डिसकनेक्टेड होती चली गई. यानी क्या था कि पहले पेरेंट्स से बच्चों को दूर रहना होता था. फिर धीरे धीरे पेरेंट्स भी महसूस करने लगे और ये गुरुकुल जो सिस्टम था ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया. ओके. लेकिन फिर बाद में जो मॉडर्न सिस्टम आया, मॉडर्न सिस्टम में क्या था, डेली स्कूल जाना है, पढ़ना है, जो आजकल आपका चल रहा है. लेकिन अगर सबसे ज़्यादा इसका विरोध किया तो वो विलियम ब्लेक और रविंद्रनाथ टैगोर, इन
इन दोनों ने किया वो उनके मुताबिक फॉर्मल एजुकेशन इज़ नथिंग, कि फॉर्मल जैसे स्कूल में जाना, वहाँ जाके पढ़ना, वो फॉर्मल एजुकेशन बेकार थी, बेकार है, उनका ये मानना है। रविंद्रनाथ टैगोर और विलियम ब्लेक का और भी बहुत से लोग हैं जो ये चीज़ मानते हैं कि ये फॉर्मल एजुकेशन बेकार होती है और बच्चों को प्रैक्टिकली चीज़ें सीखने से ज़्यादा मज़ा आता है। शायद इसी वजह से जो आपकी नई राष्ट्रीय नीति बनी है उसमें भी प्रैक्टिकल वर्क को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जा रही है। होप फॉर द बेस्ट इन द कमिंग डेज, द डेज विल completely change with the education system. Okay, so let's start the poem now. First stanza में क्या है? The school boy in the poem is not a happy child. इस कविता में जो स्कूल जाने वाला बच्चा है ना, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। What makes him unhappy? ऐसी क्या चीज़ है जिससे वो बच्चा नाखुश है? Why does he compare himself to a bird that lives in a cage? वो बच्चा अपने आप को एक ऐसे पक्षी की तरह क्यों महसूस करता है जो पिंजरे में रहता है, और ये प्लांट, या फिर वो अपनी तुलना एक ऐसे पौधे से क्यों करता है that withers, जो मुरझा गया है, when it should ब्लोजम, जबकि उसके खिलने का वक्त आया तो वो मुरझा गया है। तो इस तरह की तुलनाएं इस कविता में की गई हैं। आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न, मॉर्न का मतलब होता है मॉर्निंग, और लव टू का मतलब होता है लाइक, पसंद करना। ओके, आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न, तो वो बच्चा कहता है स्कूल जाने वाला कि मुझे गर्मियों में सुबह सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है। व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, सुबह उठने पर जब मैं देखता हूँ तो हर पेड़ पर पक्षी गाना गा रहे होते हैं, यानी कि चहचहा रहे होते हैं। द डिस्टेंट मतलब रिमोट, दूर। हंट्समैन मतलब हंटर्स, शिकारी। विंड्स होता है ब्लो, बजाना। ओके, हिज हॉर्न कहते हैं कि थोड़ी ही दूरी पर जंगल में जो शिकारी हैं वो अपना हॉर्न बजा रहे होते हैं, और पक्षी, हर पेड़ पर पक्षी बैठा होता है, गाना गा रहा होता है। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, स्काईलार्क एक पक्षी है जो अपने सॉन्ग के लिए जाना जाता है, यानी उसकी मधुर आवाज़ के लिए जाना जाता है। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, और बच्चा कहता है कि मुझे ऐसे लगता है जैसे स्काईलार्क पक्षी जो है वो मेरे साथ गुनगुनाता है। और व्हाट स्वीट कंपनी, ओह व्हाट स्वीट कंपनी। तो कवि जो स्कूल जाने वाला बच्चा है या कवि है वो क्या कहता है कि स्काईलार्क और मेरी जो संगत है, कंपनी है, वो कितनी प्यारी है। तो कवि यहाँ पे लाइक कर रहा है गर्मियों में उठना, गर्मियों की सुबह सुबह जो नेचुरल ब्यूटी है, सीनरी है, उसको देखना, उसकी प्रेज करना। ओके, जो इसमें वोकेबलरी आई, वर्ड मीनिंग्स आए, वो क्या थे? मॉर्न का मतलब मॉर्निंग, डिस्टेंट मतलब रिमोट या फार अवे, दूर। हंट्समैन हंटर, शिकारी। विंड्स होता है ब्लो, बजाना। स्काईलार्क ए बर्ड नोटेड फॉर इट्स सॉन्ग, और कंपनी मतलब फेलोशिप, संगत। ओके, जो इसमें राइमिंग स्कीम दी गई है वो है ABABB। ये आप खुद भी बना सकते हो। देखो, समर के बाद आता है ट्री, तो समर और ट्री का आपस में कोई मिलन नहीं है, तो आप समर को A नाम देंगे, ट्री को आपने B नाम दे दिया। हॉर्न, ओके। उसके बाद सॉरी, यहाँ पे ये लाइन थोड़ी वो है, जहाँ पे मॉर्न पे जाके लाइन खत्म होगी। आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न, ओके, व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न। देखो, मॉर्न और हॉर्न दोनों मिलते हैं आपस में, तो इन दोनों को हम लाइंस को A यानी पहली और तीसरी लाइन को नाम देंगे हम A, दूसरी का है ट्री। ओके, तो मी और कंपनी, तो तीनों के पीछे ई की साउंड आ रही है, तो इन तीनों को हम बी का नाम दे देंगे। तो क्या इसकी राइमिंग स्कीम बनेगी? ABABB। ओके, ये आपकी राइमिंग स्कीम है। नेक्स्ट स्टेंजा की अगर हम बात करते हैं, बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्न, ओह इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। तो क्या कहता है बच्चा कहता है गर्मियों की सुबह सुबह स्कूल जाना मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी सारी खुशियाँ छिन गई हों। ड्राइव्स का मतलब होता है ले लेना। ओके, अंडर ए क्रूल आई outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. Okay, under a cruel eye का मतलब under a cruel eye, एक निर्दयी आंख के नीचे। कहने का मतलब है under the strict rules। इस पूरी लाइन का मतलब क्या आएगा? under the strict रूल्स। outworn मतलब नो लॉन्गर यूजफुल, या जिनका अब ज़्यादा चलन नहीं है। द लिटल वंस मतलब स्टूडेंट्स, स्पेंड द डे इन साइंग मतलब
ब्रीद आउट, ओके, जोर जोर से सांस लेना। एंड डिसमे, डिसमे क्या मतलब होता है, शॉक, सोरो, दुख, अपसेट, ओके। तो क्या कहता है जो कवि है यहाँ पे बच्चा है स्कूल वाला, वो क्या कहता है कि सुबह सुबह गर्मियों में स्कूल जाना ऐसे लगता है जैसे सारा आनंद छिन गया हो, सारी खुशियाँ छिन गई हों, और उन एक स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन के अंडर रहना जिसका कि आजकल कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। उन छोटे छोटे बच्चों को सारा दिन स्कूल में उन स्ट्रिक्ट रूल्स में बिताना पड़ता है, इन साइंग एंड डिसमे, वो भी दुखी होकर और ज़ोर ज़ोर से लंबी लंबी आहें भरकर। तो बच्चा स्कूल में जाकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो दुखी है, इसलिए वो यहाँ पे कह रहा है कि उसकी खुशियाँ छिन गई हैं। इसकी भी राइमिंग स्कीम सेम बनेगी, मॉन और वॉन। तो पहली और थर्ड लाइन की मैचिंग हो रही है राइमिंग वर्ड्स की। तो यहाँ इन फर्स्ट और थर्ड लाइन को हम ए नाम देंगे, अवे, डे, डिसमे। लास्ट वर्ड वाई से भी ख़त्म हो रहा है और साउंड भी एक है, मे, डे, मे, ओके। तो ये साउंड एक है, तो इसलिए हम इन तीनों लाइंस को बी नाम दे देंगे। तो आपकी राइमिंग स्कीम क्या बन जाएगी, ए बी बी, ओके। नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा जो है, then at times I drooping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the dreary shower। क्या कहता है यहाँ पर, जो वो बच्चा है स्कूल जाने वाला, यहाँ पे कहता है then at times I drooping sit, यहाँ हाय कि मुझे स्कूल में घंटों तक या काफ़ी समय तक झुक कर बैठना पड़ता है। ड्रोपिंग का मतलब क्या होता है, ड्रोपिंग का मतलब होता है टू हैंग डाउन, नीचे की तरफ झुक के बैठना, या टू इंक्लाइन, झुका हुआ, इंक्लाइन डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ झुक कर बैठना। जैसे कि अक्सर बच्चे बेंच पर कोनियाँ वगैरह रख के नीचे बेंड होकर थोड़ा बैठते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ड्रोपिंग, ओके। तो बच्चा कह रहा है कि मुझे वहाँ हाय कैसे झुक के बैठना पड़ता है, एंड स्पेंड मैनी एन एनेक्सिस आवर, एनेक्सिस मीन्स अ वरीड, और कई घंटे चिंता में बिताने पड़ते हैं। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, कहते हैं कि मुझे मेरी किताब में ज़रा भी खुशी नहीं मिलती। डिलाइट मतलब हैप्पीनेस, तो मुझे मेरी किताब में ज़रा भी खुशी नहीं मिलती। नॉर सिट इन लर्निंग्स बावर, वॉन थ्रो विद द ड्रेडी शावर। तो यहाँ पर जो बच्चा है या कवि है वो तुलना कर रहा है, एक मेटाफर अलंकार का, मेटाफर डिवाइस का यूज़ कर रहा है कि वो कहता है कि जो स्कूल है या मेरा क्लासरूम है वो एक ऐसे ट्री हाउस की तरह है। नॉर सिट इन लर्निंग्स बावर, लर्निंग्स बावर मतलब शिक्षा का केंद्र, घर कह लीजिए। बावर का मतलब होता है पेड़ पर बना हुआ कोई भी घर, या पेड़ पर चढ़ा हुआ कोई ऐसा हिस्सा जहाँ आप बैठ सकते हैं, ओके। तो कहता है कि जो कवि कहता है कि जो ये मेरा शिक्षा का ज्ञान का कमरा है या मंदिर है या स्कूल है, कहता है मुझे वहाँ बैठकर ज़रा भी आनंद नहीं आता। वी आर वॉर्न थ्रो विद द ड्रेरी शावर, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे घंटों तक मेरे ऊपर अनइंटरेस्टिंग चीज़ों की बौछार हो रही है। शावर होता है बौछार करना, ड्रेरी होता है अनइंटरेस्टिंग, यानी कि पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी मुझे सारे पीरियड अटेंड करने पड़ रहे हैं, टीचर आ रहे हैं, मुझे लेक्चर दे रहे हैं, तो वो जिन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट नहीं है वो चीज़ें मुझे सुननी पड़ रही हैं, तो एक तरह से वो बौछार हो रही है, ओके। तो राइमिंग स्कीम सेम आ रही है इसकी भी, सिट और डिलाइट, आर बार शार, तो तीनों की साउंड अलग है, तो इस तरीके से ए बी बी इस तरह से आपकी आ जाएगी। मेटाफर डिवाइस का यूज़ हुआ है लर्निंग्स बावर वाली लाइन में, यानी तुलना की गई है यहाँ पर, कवि ने की है। नेक्स्ट फोर्थ स्टैंजा है, हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बोर्न फॉर जॉय। तो यहाँ पर फिर मेटाफर अलंकार का यूज़ हुआ है। बच्चे ने अपनी तुलना किससे कर दी, एक पक्षी से। तो यहाँ पे हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बोर्न फॉर जॉय, कहता है कि एक पक्षी जो आनंद लेने के लिए पैदा हुआ है, सिट इन ए केज, उसे पिंजरे में बंद कर दिया गया है, एंड सिंग, और फिर उसे कहा जा रहा है कि गाना गाओ। हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एनाउ, तो ठीक वैसे ही एक बच्चा जिसका जन्म एक पक्षी की तरह आनंद के लिए हुआ है, उसको स्कूल में भेज दिया जाए और फिर उसे कहा जाए पढ़ो, कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय, क्योंकि फिर बच्चा वहाँ डर कर
चिड़ा रहेगा। एनॉय होता है इरिटेट होना, चिड़चिड़ा हो जाना, बच्चा वहाँ चिड़ा रहेगा। बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, ड्रूप होता है वही झुका हुआ, टेंडर डेलिकेट, विंग मतलब पंख, फैदर। तो बच्चा अपने यानी पक्षी जो है वो पिंजरे में जिस तरह से अपने नरम नरम उन कोमल पंखों को झुकाए बैठा रहता है, ठीक वैसे ही एक बच्चा स्कूल में अपनी भावनाओं को ख़त्म करके बैठा रहता है। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और एक पिंजरे में जैसे पक्षी अपनी उस बाहर की सदाबहार जो ज़िंदगी है या बाहर की जो बसंत है उसको भूल जाता है, ठीक वैसे ही एक बच्चा स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी के आनंद को हमेशा के लिए ख़त्म कर लेता है। तो बच्चा जो है यहाँ पर वो बिल्कुल स्कूल लाइफ का विरोध कर रहा है। ठीक है, तो राइमिंग स्कीम आपकी फिर बन जाएगी जॉय, एनॉय की आप देखें लाइन सेम आ रही है, सिंग, विंग, स्प्रिंग, इन तीनों की सेम आ रही हैं। तो जॉय को हम नाम देंगे ए, सिंग को बी, एनॉय को फिर ए, विंग और स्प्रिंग को बी बी। तो आपकी राइमिंग स्कीम तैयार हो गई, ए बी बी। तो मेटाफर कौन सी वाली लाइन में था? फर्स्ट लाइन में ही है, हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय। तो तुलना हो गई एक पक्षी की बर्ड से, तो वहां पर आपका कौन सा डिवाइस आ जाएगा? मेटाफर डिवाइस। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ स्टैंडर्ड। ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड, यहाँ पर फिर मेटाफर डिवाइस यूज हो गया। यहाँ पर बच्चे ने अपनी तुलना बर्ड्स से कर ली, जो पंखुड़ियाँ होती हैं किसी फूल की नरम नरम, उनसे कर ली उसने, बच्चे ने अपनी तुलना, और अपने माता पिता को ही संबोधित करके कह रहा है यहाँ पर बच्चा जो है, ओ फादर ओ मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड, कहता है कि माता पिता, बच्चा क्या कह रहा है अपने माता पिता को, माता पिता अगर इन पंखुड़ियों को तोड़ दिया जाएगा, निप्ड होता है डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना, कि अगर इन पंखुड़ियों को ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी किसी फूल की पंखुड़ियों को पहले ही तोड़ दिया जाएगा, एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, या और उसके जो पंख हैं, फूल के कण हैं, वो उड़ जाएंगे हमेशा के लिए, तो फूल कैसे खिलेगा? एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और अगर इन नरम नरम पौधों को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा, स्ट्रिप्ड होता है अनकवर कर देना, किसी चीज़ को उखाड़ देना, तो अगर इन नरम नरम पौधों को शुरू में ही उखाड़ दिया जाएगा, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, वो भी जब उसके खिलने के दिन होंगे, उसमें बहार आने के दिन होंगे, तब उन पौधों को उखाड़ दिया जाएगा बाय सॉरो एंड केयर्स, जिसमें तो उस पर निराशा और दुख छा जाएंगे, यानी एक पौधे को या किसी पंखुड़ी को खिलने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए तो उसमें दुख और निराशा के भाव आ जाएंगे। ठीक वैसे ही बच्चा कह रहा है, माता पिता आप हमें स्कूल में भेज देते हो, वो भी तब जब हमारे खिलने के दिन हैं, जब हमारे खुश रहने के दिन हैं, तो स्कूल में जाकर हम दुखी और निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम सेम है आपकी, निप्ड और स्ट्रिप्ड, ये दोनों आपकी साउंड सेम आ रही हैं, अवे, दे, जिसमें, इन तीनों की सेम आ रही हैं, तो आपकी राइमिंग स्कीम सेम, हर स्टैंजा की ऑलमोस्ट सेम बन रही है, ए बी बी। ओके, मेटाफर डिवाइस मैंने पहले ही बता दिया, तुलना की है बच्चे ने किससे? बर्ड्स के साथ। तो यहाँ पर इफ़ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, इससे उन बच्चों ने अपनी तुलना कर दी, तो यहाँ पर मेटाफर डिवाइस यूज हो गया। लास्ट आपका है सिक्स्थ स्टैंजा, हाउ शेल द समर्स अराइज इन जॉय। तो बच्चा पूछ रहा है, ऐसे में गर्मियाँ कैसे खुशी से उभर पाएंगी, यानी गर्मियों में हम कैसे खुश रह पाएंगे, और द समर फ्रूट्स अपीयर, और कैसे गर्मियों में फल खिलेंगे। अगर पौधे को उखाड़ दिया जाए या पौधे में फूल ही ख़त्म कर दिए जाएं, तो कैसे गर्मियों में उन पौधों में फूल लगेंगे या फल लगेंगे। ठीक वैसे ही अगर बच्चे को स्कूल भेज दिया जाए, उसके भावनाओं का ख्याल ना रखा जाए, तो वो बच्चा कैसे खुश रहेगा। ओके, तो वो यहाँ पर अपीयर और जॉय दोनों अलग अलग हैं, तो आपने ए और बी नाम देना है। तो सिक्स स्टैंजा में 2 ही लाइंस हैं, तो आपकी इसकी राइमिंग सेम बन जाएगी ए बी। ओके, with it we have completed the poem, but I want to share something with you. Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school. बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोली थी। उन्होंने कहा था कि जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, एजुकेशन वो नहीं है,
क्योंकि स्कूल में पढ़ी हुई जो एजुकेशन है वो तो हमेशा हमारे साथ रहती ही नहीं है। एजुकेशन वो है जब हम स्कूल की एजुकेशन को भूल कर आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, यानी स्कूल में जो कुछ सीखते हैं, स्कूल से बाहर निकलने पर उसको भूल कर प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखते हैं, तब हमारी सही एजुकेशन शुरू होती है। ओके, इसलिए हमेशा ये बात कही जाती है कि डोंट ट्राई टू क्रैम द थिंग्स, चीज़ों को या आप मटेरियल को क्रैम मत कीजिए, रट्टा मत मारिए, आपको उन चीज़ों को समझना है। क्योंकि अगर आप चीज़ें समझेंगे, समझ के कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, तो वो जब आपकी रियल लाइफ में एजुकेशन शुरू होगी, आपकी प्रैक्टिकल एजुकेशन शुरू होगी स्कूल लाइफ के बाद, तब वो आपको डेफिनेटली काम आएंगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन के साथ मैं आपकी ये वाली पोएम ख़त्म करती हूँ। विद इट वी आई हैव कंप्लीटेड द हिंदी एक्सप्लेनेशन एंड विद द लिटरेरी डिवाइसेस एंड द वर्ड मीनिंग्स ऑफ द पोएम. Hope you understand it, and please like and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.